ख्वा, ख्वा और त ऐसे रहा ना, ख्वा और त, आदेश उपदेशे शिति, ठीक है। फे का या तो इत संज्ञा में गया, हलंत्यम, फे रूप बचा, फे को आदेश उपदेशे शिति फा हो गया, फिर आप त प्रत्यय लेकर के आए, अब त प्रत्यय के परे रहते इसको संप्रसारण करना है, तो संप्रसारण वकार को उकार हो जाएगा, यज्ञणः संप्रसारणम। अब ये जो संप्रसारण संज्ञक उ है उससे उत्तर आ है, तो पूर्व पर के स्थान में संप्रसारणाच्च, अभी जो देख रहे थे 6 का सूत्र संप्रसारणाच्च, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पूर्व रूप एकादेश। और यदि वो दीर्घ हो जाता, एक पूर्व परयो हो जहां भी होता है वो दीर्घ होता है, ऐसा आप कह रहे हो ना, तो यदि वो दीर्घ हो जाता तो फिर वो पूर्व रूप जो एकादेश है उकार है ना, वो दीर्घ हो जाता, तो हु दीर्घ तो अपने आप ही बन गया, और आगे त है ही तो हु तह बन गया, फिर हलहस की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं ना आवश्यकता। तो ये इसको दिखा रहे हैं कि हलह सूत्र तो आचार्य ने इसीलिए बनाया है ना कि संप्रसारणाच्च से जो आदेश हो रहा था वो पूर्व रूप जैसा पूर्व रूप है केवल वैसा ही हो रहा था, तो ह्रस्व उकार हो रहा था। हकार, उकार और आकार, उकार और आकार, इसके स्थान पर केवल ह्रस्व उकार ही हो पा रहा था संप्रसारणाच्च से, और चाहिए है दीर्घ, इसलिए आचार्य ने सूत्र बनाया हलह। अब क्या हो गया, संप्रसारणाच्च लग करके हु ह्रस्व रहा है ना, हु ह्रस्व रहा और आगे त है, तो अंगावयवाद हलह, अंग का अवयव जो हल कौन, हकार, उससे उत्तर जो संप्रसारण संज्ञक उकार तदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। तदंत अंग है ना, त प्रत्यय के परे रहते तदंत की अंग संज्ञा है, तो इसलिए इस हु को दीर्घ हो करके हु ऐसा बन जाएगा, तो हु तह ऐसा बन गया। तो इसी को एक एक देशीय समाधाता जो है ज्ञापक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो विद्धम में उन्होंने 2 समाधान दे दिए कि या तो ऐसा मानो कि संप्रसारणाच्च में पूर्वह की अनुवृत्ति है, इससे भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो भी पूर्वह की अनुवृत्ति संप्रसारणाच्च में ना भी मानो आप, तो भी हमें पता चलेगा कि ये संप्रसारणाच्च सूत्र दीर्घ विधान नहीं करता है। नानेन संप्रसारण दीर्घो भवति अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, नानेन अनेन केन संप्रसारणाच्चेति सूत्रेण, ये जो संप्रसारणाच्च सूत्र है इसके द्वारा दीर्घ नहीं होता है। क्यों, यदयम हल उत्तर से संप्रसारण से दीर्घत्वम शास्ति, जो ये आचार्य हल से उत्तर संप्रसारण को दीर्घ शासन कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये संप्रसारणाच्च से दीर्घ नहीं होता है। अब आगे देखिए अग्रिम, पचन्तीति अतो गुणे पर इति यथा सिद्धम, कह रहे हैं कि अतो गुणे सूत्र प्रवृत्त होता है ना पचंती इस प्रयोग में कार्य करने के लिए, तो अतो गुणे पर, एंगी पर रूपम से पर रूपम की अनुवृत्ति आ रही है अतो गुणे में, तो उसी को पर कह करके दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अतो गुणे पर इति यथा सिद्ध, हम इतना ही कह देते, अवर्ण से आकार से उत्तर गुण के परे रहते, पूर्व पर के स्थान में पर एकादेश होता है। वहां पे रूपम क्यों पढ़ा, पर एकादेश होता है, पर रूप वाला एकादेश होता है, ऐसा क्यों पढ़ा, रूपम क्यों पढ़ा है, ठीक है, ठीक बात है। तो गुणे में परे इतना भी कह देते तो भी आकार से उत्तर गुण के परे रहते, पूर्व पर के स्थान में पर वाला आदेश हो जाता है ना, पर वाला ही तो आदेश करना है हमें, तो पर वाला आदेश हो जाता है। इतना ही कहने से भी बात सिद्ध हो जाती। सोयम एवं सिद्धे सति यद रूप ग्रहणम करोति, और दीर्घ आ रहा है तो पर वाला आदेश होता, पर वो दीर्घ हो जाता है ना, पर वाला दीर्घ आदेश हो जाता। इतना कहने से ही बात बन रही थी। सोयम एवं सिद्धे सति यद रूप ग्रहणम करोति, तो इस तरह से बात बन जाने पर, अब यहाँ पे भी वही है, देखो बिल्कुल ये जो ये है, ये मतलब अंतिम लक्ष्य पे विचार नहीं कर रहा कि रूप क्या बनेगा। अब जैसे ये कह रहा है कि अतो गुणे पर, इतना कहने से बात बन जाती, तो फिर इनका तो पचांती बनता ना, पचंती थोड़े बनता। वहां पे अमी पूर्व हमें भी बिल्कुल वही बात थी कि वो रूप मतलब लक्ष्य जो भाषा में प्रयुक्त होता है वो साधु बन रहा है कि नहीं बन रहा, उस पे उसकी दृष्टि नहीं है अभी, वो कि बस देख रहे हैं कि सूत्र कार्य हो जाता, काम चल जाता,
ठीक है। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं पचंती में कि अतो गुणे परे इतना कह देते और दीर्घ आ रहा है तो बन जाता। तो सोयम एवं सिद्धे सती कि भाई कुछ तो रूप बनता ही, इतनी ही बात है। सोयम एवं सिद्धे सती, इस तरह सिद्ध होने पर भी यद रूप ग्रहणम करोति, फिर भी जो आचार्य रूप ग्रहण कर रहे हैं, तस्य एतत् प्रयोजनम, उसका यही प्रयोजन है कि यथा जातीयकम परस्य रूपम तथा जातीयकम उभयोर यथा स्यात्, कि जैसा पर का रूप है वैसा ही दोनों का हो जाए। और जब ये प्रयोजन है तो फिर वो दीर्घ रूप तो है नहीं पर का, अंति के आकार का दीर्घ रूप तो है नहीं ना, तो इसलिए दोनों के स्थान पर हो जाए, दोनों के स्थान पर वही पर का जैसा रूप है वैसा हो जाए, इस कहने के सामर्थ्य से यहाँ दीर्घ संबद्ध नहीं होगा। अब देखो ये इसीलिए एक देशी समाधाता है क्योंकि ये लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा ना, और पूरी पूरी सही बात नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा व्याकरण शास्त्र है वो केवल लक्षण रूप नहीं है ना, पहले देख के आए हैं व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, क्या पदार्थ है, तो वहां केवल लक्षण को या केवल लक्ष्य को नहीं कहा गया। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, दोनों को मिलाकर के व्याकरण है। तो यदि आप देखोगे ही नहीं कि लक्ष्य क्या बन रहा है, बस ये देख लोगे सूत्र कार्य कर देगा, तो फिर उतने से व्याकरण शास्त्र का कार्य पूरा नहीं होता। ये इसीलिए एक देशी समाधि आता है कि बस इसको एक ध्यान है कि मेरे दीर्घ कहने से दोष आ गए, पशुम विद्धम पचंती में एक पूर्व परयोः का शेष बना दिया ना उसने दीर्घ को, तो जहाँ कहीं इष्ट सिद्धि हुई, जो दिखा रहे थे कि त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक गुण वृद्धि आदि प्राप्त होने लग जाएंगे, वहां तो त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक वृद्धि रुक गई क्योंकि दीर्घ वहां जुड़ गया आद गुण वृद्धि रेची में, है ना, क्योंकि वृद्धि रेची आद गुण में भी तो एक पूर्व परयो जुड़ता है ना, उसका शेष है, और एक पूर्व परयो जहां भी जुड़ेगा वहां दीर्घ जुड़ेगा। तो जो पहले दोष दिखा रहे थे त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक गुण वृद्धि प्राप्त होने लग जाएंगे, तो उसका तो समाधान हुआ, लेकिन साथ में अतिव्याप्ति बहुत सारी होने लगेगी, जिसमें से कुछ जो है वो समाधाता ने उद्धृत किए कि पशुम विद्धम पचंती आदि में दोष आने लगेगा, फिर तो वहां भी दीर्घ आदेश होने लगेंगे, दीर्घ एक आदेश होने लगेंगे। तो उसका समाधान एक देशी समाधाता ने यथा कथनचित प्रस्तुत किया है ना, कि हमने समाधान तो उसका फिर भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन उसका तरीका जो ये है ना कि पशुम यहाँ पर अमी कहने से ही काम चल जाता, या फिर पचंती यहाँ अतो गुणे परे इतना ही कहने से हो जाता, ये उसकी इतने अंश वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ही कहने से जो हमारा भाषिक प्रयोग है वो ठीक ठीक सिद्ध नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो पूर्व ग्रहण का सामर्थ्य दिखा रहा है वो ठीक है, या रूप ग्रहण का सामर्थ्य दिखा रहा है वो ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ तक बात पहुंची कि एक देशी समाधाता ने इनका समाधान कर दिया। दीर्घ कहने से जो अतिव्याप्तियां आ रही थी इस पूरे प्रकरण में, एक पूर्व परयोः से लेकर के संप्रसारणाच्य तक एक पूर्व परयोः का अधिकार है, नहीं बल्कि ऋतौत्तक अधिकार है। तो इसमें जो दीर्घ कहने से अतिव्याप्तियां आ रही थी उसका, उनमें से जो उदाहरण, और भी बहुत सारी अतिव्याप्तियां हो सकती है, उसमें से जो उदाहरण समाधाता ने उठाए कि यहाँ दोष आएगा, उसका समाधान एक देशी समाधाता ने किया है। समाधाता अभी और दोष लेकर के आते, देखिए आगे, इह तर्हि खट्वर्ष्यो मालर्षेति दीर्घ वचनाद अकारो न अनान्तर्याद एकारोकारो न, खट्वा और आगे ऋष्य, रिवर्ण वाला री है, ठीक है, और आगे इसी तरह से माला और ऋष्य, ये प्रयोग। तो इसमें कह रहे हैं, देखिए अभी आदेश क्या किया हुआ है, खट्वा अर्श्य माला अर्श्य में कार्य क्या होता है सामान्य रूप से, आद गुण, अवर्ण से उत्तर अच परे है, पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश हो जाता है, और जब रिवर्ण के स्थान में अणविधीयमान होता है तो फिर उरन रपरह लग जाता है, ऐसा ही है ना, उरन रपरह लग जाता है। तो उरन रपरह के अनुसार अणविधि, रिवर्ण के स्थान में अणविधीयमान होता हुआ रपर हो जाता है। इस करके आ और री, आपको समझ आ रहा है कि लिखूं, आ रहा है? खट्वा और ऋष्य, ये उदाहरण तो आप वैसे देख चुके हैं, महर्षि में भी तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है, महा और ऋषि ऐसे समझ लीजिए, खट्वा और ऋष्य, इसके स्थान में हम
अर ये आदेश कर लेते हैं आद गुणा से, ऐसा ही करते हैं ना अभी। तो समाधाता इसी को दोष के रूप में दिखा रहा है कि जब आप दीर्घ कह दोगे ना, कि जो भी एक पूर्व परयो हो जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ साथ में दीर्घ भी लगेगा। जब आप ऐसा कह रहे हो तो खट्वार्ष्य मालार्ष्य नहीं बन पाएंगे, मालर्ष्य नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? खट्वर्ष्य मालर्ष्य दीर्घ वचनाद अकारो न, क्योंकि आप कह रहे हो कि जो आदेश होना चाहिए पूर्व पर के स्थान में वो दीर्घ होना चाहिए। तो दीर्घ कहने के सामर्थ्य से अकार तो हो नहीं सकता। देखिए प्राप्ति क्या हो रही थी? अदेंग गुण की, और अदेंग गुण माने 3 आदेश प्राप्त होने लगे थे, अ ए ओ 3 होने लगे थे। लेकिन आपने अब कहा कि दीर्घ होता है, जो भी पूर्व पर के स्थान में आदेश होता है वो दीर्घ होता है। तो दीर्घ कहने के सामर्थ्य से अकार हो न, अकार तो हो नहीं सकता। और बचे एकार और ओकार। अब एकार और ओकार जो है वो स्थानी के अंतरतम नहीं है। स्थानी कौन है हमारा? आ और री, खटवा का आ और ऋष्य का री, माला का आ और ऋष्य का री। तो आ और री ये स्थानी है। इनके अंतरतम जो है वो अ को देखते, यदि अ हो सकता होता, दीर्घ ना पढ़ते तो अ हो सकता होता, और वो अ जो है वो विधीयमान होता हुआ ही रपर हो जाता, तो आ और री के अंतरतम हो जाता, तो अर विधान हो जाता है इस तरह से। लेकिन अब आपने अ तो मना कर दिया क्योंकि दीर्घ कह रहे हो और अ दीर्घ है नहीं, गुण संजक तो अ दीर्घ नहीं है ना, तो अ तो हट गया। और अब आप जाओगे ओ ए और औ के पास, और वो रपर हो नहीं सकते क्योंकि री के स्थान में अण विधीयमान ही रपर होता है। अण कौन सा? छोटे वाला अण, अ ई उ, वही रपर होते हैं। ए ओ तो रपर होंगे नहीं। तो अब आप आ और री के स्थान में ए ओ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अंतरतम है ही नहीं। ये समस्या दिखाई समाधाता ने। यह तरही खट्वर्ष्यो मालर्ष्येति, यहाँ समस्या आएगी कि ये प्रयोग निष्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? दीर्घ वचनाद अकारो न, दीर्घ वचन के कारण से तो अकार आदेश विधान नहीं कर पाओगे आप। और अनांतर्याद एकारोकारो न, अनांतर्य के कारण से, असादृश्य के कारण से, आंतर्य माने सादृश्य होता है ना, तो अनांतर्य माने असादृश्य के कारण से एकार और ओकार आदेश भी आप यहाँ नहीं कर पाओगे। तो जिज्ञासु कहता है कि तत्र को दोष, क्या समस्या है फिर नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा ही रहे, अलग अलग पद रहे, खट्वा ऋष्य माला ऋष्य। तो समाधाता कहता है कि यही तो समस्या है। खट्वर्ष्य साधु प्रयोग है, मालर्ष्य साधु प्रयोग है, संहिता युक्त वो चाहिए, और आपके अनुसार तो विगृहीत श्रवणम प्रसज्येत। आप पूछ रहे हो क्या दोष है? तो दोष यही है कि विगृहीत का ही श्रवण पाएगा, संहिता युक्त का श्रवण नहीं हो सकेगा। अकारो न पे लिखा है। कोई कहे कि अकार को जब रपर कर देते तो द्विमात्रिक हो जाता है ना, तो उसको भी मना दिखा रहे हैं उद्योतकार के नहीं, द्विमात्रिक नहीं होता, वो सार्ध मात्रिक रहता है। कोई कहे कि आ को आप कह रहे हो कि अ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो दीर्घ नहीं है। रपर कर देते हैं तो दीर्घ तो हो गया, दो मात्रिक हो गया, तो कह रहे दो मात्रिक नहीं होता, तभी भी कितना होता है? सार्ध मात्रिक। एक मात्रा आकार की, आधी मात्रा रेफ की, तो द्विमात्रिक तो नहीं होता, फिर भी दीर्घ नहीं होता। देखिए उद्योत ने प्रथम पंक्ति में यही लिखा है, रपरत्वेपि द्विमात्रत्व रूप दीर्घत्व असंभव एव। रपर कर देने पर भी, आकार को रपर कर भी दें तो भी द्विमात्र रूप जो दीर्घ है वो तो नहीं ही बन पा रहा। चलिए मूल भाष्य पे वापस आइए। जिज्ञासु कहते हैं न ब्रूमः यत्र क्रियमाणे दोषस्तत्र कर्तव्यम। अब वो जो है थोड़ा सा अपनी बात से पीछे हटता है जिज्ञासु। पहले तो कहा था ना उसने कि जहां भी एक पूर्व परे हो लगाओगे वहां वहां दीर्घ कर देना और कोई समस्या भी नहीं आएगी। लेकिन जब ये खट्वर्ष्य मालर्ष्य वाला दोष उससे नहीं संभला, तब जिज्ञासु ने कहा न ब्रूमः यत्र क्रियमाणे दोषस्तत्र कर्तव्यम। हम ये नहीं कह रहे कि जहां करने पर दोष आए वहां कर दो, दीर्घ को वहां विधान कर दो जहां दोष आए, ऐसा हम नहीं कह रहे। तो समाधाता कहता है किन तरही, तो फिर आप क्या कह रहे हो? तो जिज्ञासु कहता है यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कर्तव्यम। जहाँ करने से दोष नहीं आएगा, या तो इसका स्थान बदलो या कुछ करो। क्या है उसके मन में वो तो आगे बताएगा जिज्ञासु स्वयं, लेकिन एक बात कह रहा है कि यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कर्तव्यम। जहाँ करने से दोष नहीं आए वहाँ दीर्घ विधान करो। समाधाता उसी से पूछता है आप ही बता दो, क्व च क्रियमाणे
न दोषः, कहाँ करने से दोष नहीं आएगा? तो जिज्ञासु कहता है संज्ञा विधौ। अब देखो उसने बिल्कुल बात बदल दी। पहले तो यही कहा था ना कि अकः सवर्णे एक सूत्र बनाओ और जो है वो दीर्घः एक सूत्र बनाओ, और दीर्घः को जो है वो एकः पूर्वपरयोः के साथ जोड़ दो। अब जब इसमें दोष आ गया तो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि दीर्घ कहो, तत्तर्हि दीर्घ ग्रहणम कर्तव्यम। जिज्ञासु की बात शुरू से यही चल रही है, एकादेशे दीर्घ ग्रहणम, एकादेश में दीर्घ ग्रहण करो। यहाँ पे आइए मूल रूप से, जिज्ञासु ने जहाँ से शुरू किया था, एकादेशे दीर्घ ग्रहणम, एकादेश में दीर्घ ग्रहण करो। और उसका भाष्यकार ने व्याख्यान किस तरह से किया था कि आद गुणः दीर्घो भवति वृद्धि रेचि दीर्घो भवति, ऐसा कहो। यहाँ से बात शुरू हुई थी ना। और फिर पूछा गया था कि क्या दीर्घ करना पड़ेगा, तो कह रहे थे कि अलग से नहीं करना पड़ेगा, वहां उस प्रकरण में ही तो एक दीर्घ शब्द है ना, अकः सवर्णे दीर्घः वाला, उसी को अलग योग विभाग से कर लेंगे और उसी को सबके साथ जोड़ देंगे, उसी से काम चलाएंगे। ये बात चल रही थी ना अभी तक सारी। लेकिन जब इसमें दोष आ गए, खट्वर्ष्य मालर्ष्य आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाए, दोष आ गए, तो अब समाधाता ने बिल्कुल अपनी बात बदल दी। उसका मूल वाक्य तो वही है, एकादेशे दीर्घ ग्रहणम, कि एकादेश जहाँ पर हो रहा है वहाँ दोष ना, इसके लिए हमें दीर्घ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अब उसने अपनी बात ये बिल्कुल बदल दी कि हम ऐसा कह ही नहीं रहे कि जहाँ करने से दोष आएगा वहाँ करो, जहाँ करने से दोष ना आए वहाँ करो। ठीक है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आद गुणः दीर्घः ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, वृद्धि रेचि दीर्घ ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो दोष आ रहा है ना। दोष क्या आ रहा है? वही कि जो आपने तरीका दिखाया, अगर उसी सूत्र में अलग से दीर्घ पढ़ते तब भी कोई दोष नहीं आता, लेकिन उसका आपने तरीका क्या दिखाया कि एकः पूर्वपरयोः, जहां जहां होगा वहां वहां दीर्घ संबद्ध हो जाएगा। अकः सवर्णे दीर्घ में हम योग विभाग कर लेंगे और वो दीर्घ हर जगह संबद्ध हो जाएगा। ये तरीका आप दिखा रहे हैं, तो ये तो दोषपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब जिज्ञासु ने बात बदल दी कि इस तरह से करना ही क्यों है अपने को, हमें तो इतना ही चाहिए ना कि जहाँ गुण हो रहा है वो गुण द्विमात्रिक ही हुआ करे, जहाँ वृद्धि हो रही है वो वृद्धि द्विमात्रिक ही हुआ करे, दीर्घ हुआ करे। तो हम यहाँ आद गुण में या इस प्रकरण में एकः पूर्वपरयोः वाले प्रकरण में दीर्घः नहीं पढ़ेंगे, आद गुणः दीर्घः वृद्धि रेचि दीर्घः, ऐसा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि संज्ञा विधौ वृद्धिरादैच दीर्घः, बदल गया ना बिल्कुल पक्ष। वहां छठे अध्याय में कर रहे थे, अब यहाँ बिल्कुल प्रारंभ में ही कह रहे हैं अदें गुणः दीर्घः, ऐसा कहो। संज्ञा में ही जो है वो बात सुलझ जाए तो फिर आगे जहाँ कार्य हो रहे हैं वहां देखना ही नहीं पड़ेगा। संज्ञा ही यदि ना हो, दीर्घ से अधिक की गुण संज्ञा, त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक की गुण संज्ञा या वृद्धि संज्ञा ही ना हो, तो फिर हमें जो सूत्र गुण विधान कर रहे हैं, वृद्धि विधान कर रहे हैं, वहां देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये बात पहले हम देख ही चुके हैं। तो अब जिज्ञासु धीरे धीरे इसी पर आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो चल के इसी पे आ रहा है। वो कहता है संज्ञा विधि में कर दो वृद्धिरादैच दीर्घः, वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा जो वृद्धि संज्ञा हो रही है वो दीर्घ वर्णों की ही होती है। अदेंग गुणो दीर्घः, और इसी तरह से अदेंग में जो एंग पढ़ा है, वो जो एंग है वो दीर्घ ही गुण संज्ञक होता है, ऐसा। तो तटस्थ अब पूछता है जिज्ञासु फिर से, तत्तर्हि दीर्घ ग्रहणम कर्तव्यम, क्या हमें वृद्धिरादैच और अदेंग गुणः सूत्र में दीर्घ ग्रहण करने की आवश्यकता है क्या? मूल दोष वही हैं जो पहले से दिखाए थे, खट्वेशा खट्वैतिकायनः इत्यादि। ठीक, तो उनके समाधान के लिए हमें वृद्धिरादैच अदेंग गुणः में दीर्घ कहना पड़ेगा क्या? समाधाता ने कहा न कर्तव्यम, बिल्कुल नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। क्या? दीर्घः किन सूत्रों में? वृद्धिरादैच अदेंग गुणः, यहाँ पे दीर्घ कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासु कहता है क्यों नहीं कहने की आवश्यकता है? हमने तो दोष दिखाए थे पहले, कस्मादेव अंतर्यतस् त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानिनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति। यदि आप दीर्घ नहीं कहोगे, संज्ञा सूत्र में दीर्घ नहीं कहोगे, तो फिर किस हेतु से त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक स्थानियों के स्थान में त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदेश नहीं होने लग जाएंगे, अर्थात होने ही लग जाएंगे। जिज्ञासु ये कहना चाहता है और पूछना चाहता है कि यदि दीर्घ नहीं करोगे तो क्यों नहीं पाएगा? कहाँ पर?
वही जो पीछे दिखा रहे थे, खट्वा इंद्रः खट्वेन्द्रः, खट्वा उदकम खट्वोदकम, खट्वा एलका खट्व इलका, खट्वा औपगवः खट्वा उपगवः इत्यादि प्रयोगों में त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक स्थानीय, वहां पे आदेश भी वैसे ही प्राप्त क्यों नहीं होने लग जाएंगे। तो समाधाता ने अब वास्तविक समाधान दिया, तपरे गुण वृद्धि, कि ये गुण वृद्धि जो है वो तपर है। अब ये बात वहीं पर भी बोली जा सकती थी, है ना, लेकिन समाधाता जो है वो जिज्ञासु को एक तरह से बौद्धिक रूप से खेलने देते हैं कि हाँ ठीक है, इधर भी जा करके देख लो क्या परिणाम निकलेगा, इधर भी जा करके देख लो, थोड़ा तर्क वितर्क करने देते हैं उसको। अब अंत में आकर के समाधान करते तपरे गुण वृद्धि, कि ये जो गुण वृद्धि है वो हमें दीर्घ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि तपर किया हुआ है पहले से ही, गुण और वृद्धि तपर है। प्रदीप देखिए, तपर संजी सहचरिते गुण वृद्धि संजय इत्यर्थ। अब कोई कहे कि गुण वृद्धि में कहाँ तपर लगा हुआ है, गुणत वृद्धित ऐसे थोड़े पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो आप कैसे कह रहे हो तपरे गुण वृद्धि। तो कह रहे हैं कि इसका अभिप्राय ये है तपर संजी सहचरिते गुण वृद्धि संजय इत्यर्थ। गुण और वृद्धि तो संज्ञाएं है ना, और उनके संजी कौन है, आदेश और अदेंग। तो ये जो तपर ये जो आदेश और अदेंग जो संजी हैं वो संजी तपर हैं, संजी तपर हो रखे हैं ना। तो उसी को स्पष्ट किया प्रदीपकार ने कि तपरे गुण वृद्धि कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि तपर संजी सहचरिते गुण वृद्धि संजय, जो गुण वृद्धि संज्ञाएं हैं वो तपर संजी की सहचरित संज्ञाएं हैं। ठीक है, इस अर्थ में संक्षेप में हम तपरे गुण वृद्धि ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा होता है भाषा में। अब जिज्ञासु कहता है कि चलो आप कह रहे हो तपर गुण वृद्धि हैं, ननु चेतः परो यस्मात् सोयम तपरः, फिर भी बात पूरी समाहित नहीं होगी क्योंकि तपर में जो समास एक सामान्य रूप से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है उसी को जिज्ञासु ने उद्धृत किया कि तपर का अर्थ क्या है। तः परो यस्मात्, त परे है जिससे, तो त परे है जिससे इसके अनुसार आद गुण हमें आ तपर होगा, अदेंग में आ तपर होगा। फिर भी जो है वो आदेश का आइच बच गया और अदेंग का भी एंग बच गया। आइच और एंग तो तपर नहीं हुए, तो आइच और एंग में ही तो हमने समस्या दिखाई थी, हमने आ वाली समस्या तो दिखाई भी नहीं थी कहीं। सारी जो है हमने एंग और आइच वाली समस्या ही दिखाई है। त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक वो तो पाएंगे क्योंकि वो थोड़े तपर हैं। आप कहो भी कि संजियों को तपर किया हुआ है तो तपर तो तह परो यस्मात् इस समास के अनुसार आकार अकार तपर हैं, आपके ऐसा कह सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा। एंग और ऐच तपर हैं, इसको तो आप कह नहीं सकते। तो समाधाता कहता है नित्याः तादपि परः तपरः। समाधाता कहता है कि नहीं, तपर का इतना ही अभिप्राय नहीं होता। आचार्य ऐसा कहते हैं कि तपर का इतना ही अभिप्राय नहीं है, तह परो यस्मात् सोयम तपरः। तो फिर क्या अभिप्राय है, तो कह रहे हैं कि तादपि परः तपरः, या तस्मात् परः या तात परः, नहीं तस्मात् तो नहीं, त वर्ण है ना यहाँ, तो सर्वनाम संज्ञक नहीं है। तो ताद परः तपरः ये भी एक समास है, पंचमी समास, तादपि परः तपरः। तो तादपि परः तपरः करेंगे तो आदेश में तात परः तपरः, त से जो परे ऐच है वो भी तपर है। इसी तरह से अदेंग गुण हमें त से परे जो एंग है वो भी तपर है, और उनके एंग और ऐच के तपर होते ही तो समाधान हो गया। ठीक है, द्विमात्रिक ही गुण संज्ञक है एंग, द्विमात्रिक ही ऐच वृद्धि संज्ञक है, तो इसलिए अपने आप ही जो वृद्धि आदेश गुण आदेश होगा वो द्विमात्रिक ही हुआ करेगा, त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक तो होगा ही नहीं। ये समाधाता ने समाधान कर दिया। ठीक, अब जिज्ञासु कहता है, अभी वो थोड़ी सी और बात करना चाहता है। यदि तादपि परस्तपरः रीदोरप इति हैव स्यात् यवः स्तवः लवः पवः इत्यत्र न स्यात्। अब जिज्ञासु एक दोष दिखा रहा है कि यदि आप कह रहे हैं कि तपर का मतलब ये भी होता है, तादपि परः तपरः, अब वो इसको भी सामान्य कर रहा है कि जहां भी तपर किया होगा ना सब जगह तादपि परः वाला अर्थ भी लेना ही है।
तह परह यस्मात् तो लेना ही है, साथ में तादपि परह वाला अर्थ भी लेना ही है। ऐसा सामान्य करके दोष दिखा रहा है कि यदि तादपि परह तपरह ये समास दिखाओगे तो रीद और रप, ये इस सूत्र के द्वारा किए जाने वाला कार्य यही केवल हो पाएगा, यवह स्तवह, लवह पवह में नहीं हो पाएगा। रीद और रप का क्या अर्थ है? दीर्घ रीकारांत जो धातुएं और उवर्णांत जो धातुएं, उनसे अप्रत्यय हो जाता है, कर्ता भिन्न कारक अर्थ में, यही अर्थ है ना, और भाव अर्थ में भी हो जाता है। भावे अकर्तृ चकार के संचयम, ये चल रहा है। तो यू और स्तु ये धातुएं हैं, तो इनमें तो ह्रस्व उकार है यू स्तु में, तो ह्रस्व। अब देखिए रीद और रीत में ये जो त लगा हुआ है, ये तह परह यस्मात् के अनुसार माने तो दीर्घ रीकार के साथ तो वैसे तपर करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तपर वहां किया जाता है ना जहां जो वर्ण अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकते हो और वहां पर जो है वो अतिव्याप्ति हो रही हो, हमें रोकना हो, वहां तपर किया जाता है। दीर्घ री तो अपने वर्ण सवर्णियों का ग्रहण करा ही नहीं सकता, क्योंकि दीर्घ री अण नहीं है, तो उसके लिए तो एक तरह से तपर की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, फिर भी सामान्य रूप से तो दीर्घ री से तो वही अर्थ आना है, चाहे हम त पढ़ते चाहे ना पढ़ते। ठीक है ना।